ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमने सबसे पहले पढ़ा प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर हमने पढ़ा क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, जो कि मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारी कंट्री की, सारा काम वही करती है एक तरह से। और उसी यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर होता है जिसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में कुछ 2-3 प्रोविजन हमें आज पढ़ने हैं, तो हम फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 76 जो है वो प्रोवाइड करता है अटॉर्नी जनरल के लिए। ठीक है, आर्टिकल 76 का क्लॉज 1 कहता है द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखना वो थंब रूल, सारे अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन आदमी अटॉर्नी जनरल बन सकता है, कोई भी, नो। द पर्सन शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोई ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की कैपेसिटी रखता है, वो सारे क्वालिफिकेशन, वो सारी योग्यताएं रखता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी है, ऐसा ही व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बन सकता है। हर कोई फुकरा नहीं बना दिया जाएगा, किसी को भी उठाया और अटॉर्नी जनरल बना दिया। ठीक है, उसको क्या होना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए क्वालिफाइड होना जरूरी है। जज होना जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो। भाई जब वो सुप्रीम कोर्ट का जज ऑलरेडी है तो उसको एक दूसरी पोस्ट क्यों दी जाएगी? क्योंकि 1 पर्सन 1 पोस्ट टाइप का रूल हमारे यहाँ पर होता है। एक आदमी 2 पोस्ट नहीं रख सकता है, ये हम देखते आए हैं लगातार। यदि आप लोकसभा के मेंबर हो तो आप राज्यसभा के नहीं हो सकते, राज्यसभा के हो तो लोकसभा के नहीं हो सकते, लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक के हो तो आप प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट नहीं बन सकते या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। यदि आप यूनियन में पार्लियामेंट के पार्ट हो, पार्लियामेंट के मेंबर हो, तो आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं हो सकते, एक्सेट्रा। तो एक आदमी एक पोस्ट रख सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जज ही हो, लेकिन जज बनने की सारी क्वालिफिकेशन रखता हो, ये जरूरी है। दैट इज द क्वालिफिकेशन। तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि इसके फंक्शंस प्राइमरी कैसे होते हैं, लीगल फंक्शन होते होंगे, है ना। जजेस से कोई मेडिकल वाला काम तो नहीं कराया जाता होगा, है ना, ऑब्वियस है। जजेस क्या काम करते हैं, लीगल फंक्शंस एक्सरसाइज करते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग गया होगा। आओ देखते हैं इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, मेन फंक्शन क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। सो द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल इज टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो बेसिकली अटॉर्नी जनरल इज एन एडवाइजर टू गवर्नमेंट। कौन सा एडवाइजर, लीगल एडवाइजर। ठीक है, लीगल एडवाइजर हैं ये गवर्नमेंट के। एंड सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर। ठीक है, लीगल कैरेक्टर की और भी दूसरी ड्यूटीज जो प्रेसिडेंट उनको दे देंगे वो एक्सरसाइज करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्राइमरी ड्यूटी क्या है इनकी, लीगल मैटर पर एडवाइजेस देना। कोई भी लीगल इशू आएगा तो उस पर एडवाइस देते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझ लो यहां पर, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि अटॉर्नी जनरल ही गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने टर्म यूज किया लीगल एडवाइजर, ना कि वकील। जरूरी नहीं है कि ये गवर्नमेंट के वकील के रूप में फंक्शन करें, यूजुअली करते भी नहीं है। उसके लिए एक अलग पोस्ट हमारे यहाँ पर होती है, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यूजुअली गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल का काम एडवाइजरी ज्यादा होता है। ठीक है, वो एडवाइस देते हैं कि आप एक काम करो ऐसा कर लो, एक काम करो वैसा कर लो, ये कर लेना चाहिए वो कर लेना चाहिए, ओपिनियंस देता है। ठीक है, लास्टली
in the performance of his duty, the Attorney General shall have right of audience in all courts in the territory of India. ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल जो है ये हमारी गवर्नमेंट के चीफ लॉ ऑफिसर हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं ये हमारी कंट्री के, सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं ये हमारी कंट्री के। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट को एडवाइजेस देते हैं। तो सिंस ही इज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ही हैज राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट। ध्यान देना इस वर्ड पर, ऑडियंस, वो एज अ ऑडियंस, यानी कि वो सारी की सारी कार्यवाही अटेंड कर सकते हैं कोर्ट्स की, कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, स्टेट्स की हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, लोकल कोर्ट्स हो, किसी भी कोर्ट में वो जा सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता है, वो जाकर बैठ सकते हैं, कार्यवाही सुन सकते हैं, ठीक है। लास्टली, ही शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये पोस्ट पर रहेंगे, ठीक है। अगेन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री जब एडवाइस दे देंगे तो ये हट जाएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री बोल देंगे कि भाई फला आदमी को अटॉर्नी जनरल बना दो, प्रेसिडेंट बना देंगे। प्रधानमंत्री जब बोल देंगे कि नहीं यार ये आदमी हमको ठीक नहीं लग रहा, इसको हटा दो, हटा देंगे। बेसिकली नो फिक्स्ड टर्म, कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, जब चाहे प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कोई फिक्स्ड टर्म इनका नहीं है, और समय समय पर जो भी रेनमरेशन इनके लिए प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे उतना इनको पैसा मिलेगा, ठीक है। जितनी इनकी रेनमरेशन है, रेनमरेशन मतलब इनकम, सैलरी टाइप कुछ समझ लो, ठीक है, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे और उतनी ही इनको मिलेगी। ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 88, आगे हम जाकर फिर इस आर्टिकल को पढ़ने वाले, लेकिन यहां पर अटॉर्नी जनरल के कॉन्टेक्स्ट में हम इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। द अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट टू स्पीक इन ईदर हाउस, ध्यान देना, राइट टू स्पीक इन ईदर हाउस, कौन से हाउस, पार्लियामेंट के हाउस, ठीक है। पार्लियामेंट में अटॉर्नी जनरल बोल सकते हैं, ध्यान दो यहां पर क्या लिखा है, स्पीक इन ईच ऑफ द हाउस। पिछले प्रोविजन में क्या लिखा था, ही कैन अटेंड एनी कोर्ट एज एन ऑडियंस, यानी कि वहां पर वो बैठ तो सकते पर बोल नहीं सकते हर जगह, ठीक है। वहां पर बोलने के लिए एक अलग प्रोसीजर होता है, कोर्ट में ऐसा नहीं होता कि कोई भी मुंह उठाए और आकर बोलने लगे, जज साहब रेज कर दिया अपना हैंड, जज बोले हाँ बोलो भाई, ऐसा नहीं होता, उसका एक प्रोसीजर होता है। तो वहां पर एज एन ऑडियंस तो किसी भी कोर्ट में वो जा सकते हैं, एज ए काउंसिल जाने के लिए वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, एज एन एडवोकेट जाने के लिए कार्रवाई में जो बहस वहस होती है कोर्ट की, उसके लिए जो कोर्ट्स का प्रोसीजर होता है वो फॉलो करना पड़ेगा। बट पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में वो बोल सकते हैं, ही हैव राइट टू स्पीक इन ईदर हाउस, ठीक है, दोनों हाउसेस में बोलने का उनको अधिकार है। हालांकि वो मेंबर नहीं होते हैं पार्लियामेंट के, ध्यान रखना ये बात, अटॉर्नी जनरल मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के। ये कुछ उसी तरह का है जैसे लोकसभा से कोई एक एमपी है, वो मिनिस्टर है, लेकिन वो राज्यसभा में भी बोल सकता है विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ दैट हाउस, है ना, एंड वाइस वर्सा। तो वैसे ही अटॉर्नी जनरल है, ये ना लोकसभा के मेंबर होते हैं ना राज्यसभा के मेंबर होते हैं, बट ये चीफ लॉ ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट के एडवाइजर हैं ये सारे लीगल मैटर्स पर, ठीक है। तो ये किसी भी हाउस में बोलने का राइट रखते हैं, साथ ही जो जॉइंट सिटिंग है उसमें भी ये अटेंड कर सकते हैं, किसी भी कमिटी की प्रोसीडिंग या मीटिंग जो होती है उसको अटेंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं, इनके पास भी वोट देने का राइट नहीं है। वोट देने का राइट किसको है, मेंबर्स को होता है, ठीक है। ये बात कहता है 88, ठीक है। इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं इनके फंक्शंस पे, कि पहली बात तो ये कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई एडवाइस किसी को नहीं दे सकते,
ठीक है, आप गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर हो तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई एडवाइस नहीं दोगे, ठीक है। दूसरी बात, ही कैन नॉट देन डिफेंड एनी अक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, इसके पहले लास्ट में जो लिखा है हाउएवर के बाद, वो हम पढ़ लेते हैं, तब वो आपको सेकंड पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द अटॉर्नी जनरल इज नॉट फुल टाइम लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉट अ फुल टाइम लीगल एडवाइजर, पार्ट टाइम लीगल एडवाइजर है ये। मतलब ये तभी एडवाइस देते हैं जब इनसे मांगी जाती है, और उस एडवाइस के एक्सचेंज में इनको क्या मिलता है, रिनमरेशन, ठीक है। तो ये फुल टाइम लीगल एडवाइजर नहीं है, पार्ट टाइम लीगल एडवाइजर है। अब भाई दाल रोटी कमाने के लिए ये कुछ ना कुछ तो करते होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करते होंगे। तो क्या करेगा भाई ये आदमी, ऐसा तो है नहीं कि अस्पताल खोल ले। क्या है ये, एक लीगल प्रोफेशनल है। लीगल प्रोफेशनल्स यूजुअली क्या काम करते हैं, दे प्रैक्टिस इन कोर्ट। सो अटॉर्नी जनरल जो है वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको डिबार नहीं किया गया, उनको रोका नहीं गया है। अटॉर्नी जनरल इज अलाउड टू प्रैक्टिस इन कोर्ट, ठीक है, वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर की तरह वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब अपने प्राइवेट केसेस ले सकते हैं। जो भी अभी देश के अटॉर्नी जनरल होंगे, मान लो आपके पास कोई लीगल इशू हो तो आप उनको अपना वकील बना सकते हो इन जनरल, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है एक तरह से, ठीक है। ही डज नॉट फॉल इन कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, सो ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम लीगल प्रैक्टिस। प्राइवेटली वो लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी केस ले सकते हैं। बट आप ये जो सेकंड पॉइंट है, ये क्या कह रहा है, ही कैन नॉट डिफेंड एनी अक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आप प्राइवेट प्रैक्टिस करो, अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो कोई मर्डर का आरोपी है, अक्यूज्ड कौन होता है, आरोपी, है ना, अक्यूज होता है आरोपी। तो मर्डर का आरोपी है, चोरी चकारी का आरोपी है, बेसिकली किसी भी क्रिमिनल मैटर में, कोई क्रिमिनल मैटर में अक्यूज यदि है ना, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मैं इस अक्यूज का केस लड़ सकता हूं या नहीं। ये एक थोड़ा सा लिमिटेशन लगाया गया। सिविल मैटर में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से प्रैक्टिस करते रहो सिविल मैटर्स में, कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट से आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। बट दो लिमिटेशन है आपकी, क्या, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आप कोई एडवाइस नहीं दे सकते हो, दूसरी कि यदि कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में अक्यूज्ड है तो उसको आप तभी डिफेंड कर पाओगे जब गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी। ये दो लिमिटेशंस है। एंड लास्टली एक चीज और है कि वो डायरेक्टर वायरेक्टर नहीं बन सकते किसी कंपनी या कॉर्पोरेशन में विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। बन तो सकते हैं, अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन उस अपॉइंटमेंट के पहले उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। डिबार नहीं किया है यहाँ पर थर्ड पॉइंट में, ठीक है। इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी या कॉर्पोरेशन, बट क्या जरूरी है, परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। ये था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पावर, फंक्शन और उनसे रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजन। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप यू गाइज लर्न समथिंग न्यू एंड समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट द इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। कल हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे और कुछ बातें समझेंगे पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। कल हम जानेंगे हमारे देश की पार्लियामेंट के बारे में, या यूं कह लो कि कल से अगले कुछ दिनों तक हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे देश की पार्लियामेंट चलती है।